हेलो एवरीवन, आप लोगों की डिमांड पे ये सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन विद आंसर्स है। आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है। बाकी आप लोग यहाँ से नोट्स बना सकते हैं अगर आपको यहाँ से लेना है तो। पहला क्वेश्चन जो बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आगत वर्धिता और तन्यता को समझाते हुए लिखिए यह किस प्रकार तत्वों का गुण है। ठीक है, आघात वर्धिता। तो ये तत्वों का ऐसा गुण होता है जिसमें क्या होता है ना कि जब हम कोई लोहे की वस्तु है, कोई धातु, उसको हम पीटते हैं तो वो भंगुर नहीं होती, वो चपटी हो जाती है टिन की चादर की तरह। तो ये जो गुण होता है उसे हम आघात वर्ध कहते हैं। हाँ, रही बात तन्यता की, तो तन्यता को क्या होता है ना, जब हम किसी धातु को बहुत गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात उससे हम पतली तार के रूप में खींच के लंबा बना सकते हैं, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं बेटा, तन्यता कहते हैं। ये चीज बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा लिख रखा है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे प्रश्न में आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल नहीं आया था, इस साल आ सकता है। ठीक है, 2020-22 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनिक यौगिक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो किसी परमाणु से किसी दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है, बनने वाले आयनिक बंध जो होते हैं उन यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। एक धातु इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाता है, धनायन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो धातु होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक ऋणायन बनाती है। इसका अर्थ है कि आयनिक बंध धातु तथा अधातु के मध्य बनते हैं। जो आयनिक बंध बनेगा ना, वो एक धातु और एक अधातु के बीच ही बनेगा, क्योंकि एक के पास अधिकता है और एक के पास कम है। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा है वो कम को देगा और जिसके पास कम है वो ज्यादा से लेगा, और उनके बीच ही आयनिक बंध बनते हैं। अगला क्वेश्चन है गालक। ठीक है, किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। किसी एक अम्लीय गालक की क्रिया को केवल रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन ही आप पढ़ोगे तो बहुत शानदार जानदार है। ठीक है, गालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलाकर, गालक का काम होता है गलाना, ठीक है, सरलता से गलाकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों को धातुमल, स्लैग कहते हैं। आपसे स्लैग भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या है। ठीक है, गालक दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय गालक है और एक क्षारीय गालक है। ये मैंने फिगर भी बना रखा है गालक का। ठीक है, अम्लीय गालक की जो रासायनिक क्रिया है ना, ये आपका SiO2 एक गालक है। उदाहरण भी पूछ सकते हैं, तो SiO2 एक आपका एक अम्लीय गालक है, और ये जो FeO, ठीक है, ये आपका एक क्षारीय गालक है। तो ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो FeSiO3 आयरन सिलिकेट बनाते हैं, जिसे हम धातुमल कहते हैं। ये क्या होता है, धातुमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है DNA RNA में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, बार बार एग्जाम में आता है। तो देखो बेटा, मैंने एक कॉलम बना लेना है, इधर RNA लिखा है, इधर DNA लिखा है, दोनों में अंतर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य और अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। पहला अंतर तो यह है, यह गुणसूत्र में पाया जाता है और वो कोशिका द्रव्य और थोड़ी मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो ये बेटा, ये अल्प मात्रा में ना हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है DNA। ठीक है, DNA में इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है, जिसमें अनेक न्यूक्लिक ऑटोडाइट्स अणु लगे होते हैं। अगर मैं चित्र दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका RNA है और ये आपका DNA है। ठीक है, आप चित्र स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। आगे इसमें क्या होता है, RNA में इसका एक अणु श्रृंखला युक्त होता है, जिस पर अनेक न्यूक्लिक ऑटोडाइट्स लगे होते हैं। अगला अंतर है, इसके नाइट्रोजन क्षारक हैं, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन व थाइमिन। इसमें क्या होता है, इसके नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसमें शर्करा डीऑक्सीराइबोस पाई जाती है और इसमें राइबोस और शर्करा पाई जाती है। मुख्य अंतर, इसमें प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स का अनुपात
समान होता है और इसमें दोनों का अनुपात समान नहीं होता है, इसमें अलग अलग होता है आरएनए में। इसका संश्लेषणकारी विकर डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, और इसका संश्लेषणकारी विकार आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो ये कुछ अंतर मैंने लिखे हैं, 6 अंतर। तो आप 6 में से कम 4 तो याद रखने ही है, 4 अंतर कम से कम एग्जाम में लिखने ही है, ये ध्यान रखिएगा। और ये चित्र बना देना तो बढ़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है बहुत बार, ठीक है, इस साल भी एग्जाम में आ सकता है। और इस चैप्टर के इस टाइप के क्वेश्चन की ना एक वीडियो बनाऊंगा, जो विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उसकी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये अपने आप हो रहा है क्या, ठीक है। सो पहला यहाँ क्वेश्चन ये बोला गया, निम्नलिखित यौगिक में उनके मूलक और अभिक्रियात्मक समूह के नाम लिखिए। जैसे ये है CH3COH, इसमें CH3 लगा है, ये हमारा मूलक है, इसमें एक कार्बन है और CH3 है, तो ये मेथिल बोलता है। CH3 को हमारा क्या होता है, मेथिल, ये मूलक है। और ये जो COOH है, ये हमारा क्रियात्मक समूह है, जिसे हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, है ना। इसमें आ जाइए, ये हमारा CH3 है और ये CO के साथ फिर CH3 है, ठीक है। तो इधर CH3 इधर CH3, ये जो CH3 है ये हमारा मूलक हो गया मेथिल, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं CH3, ठीक है। और ये जो COO और उसके साथ C लगे, इसे खास नाम दिया जाता है, ये क्या होता है, एस्टर। इसे क्या कहा जाता है बेटा, एस्टर। फिर इधर आ जाइए, ये C2H5, ये इसमें कार्बन 2 है तो ये एथिल हो गया, और इधर CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हमारा जो कार्बन समूह है वो एल्डिहाइड है, CHO। इसमें आ जाइए C3H5, H5 नहीं होगा, 7 होगा, ठीक है, C3H7 है, तो ये प्रोपिल होता है, 3 कार्बन है, ये प्रोपिल है। और ये OH लगा पड़ा है, तो OH ग्रुप है, तो ये क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप, OH। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, ये बार बार रिपीट होता है। निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए, मतलब पूरा करना है और संतुलित भी करनी है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे हमारे पास क्या है, पहला वाला आपके पास मीथेन है, उस पर HNO3 डालेगी तो क्या बनेगा, पानी तो बनेगा ही बनेगा। अब एक ट्रिक ये है ना बेटा, एक ट्रिक सोच लो आप। ट्रिक मैं ये बताता हूँ, जिसमें ये जैसे इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन कितना है, H5, 5 हाइड्रोजन है, ठीक है, 4 और 5, एक N है और ऑक्सीजन 3 है। यहाँ से हाइड्रोजन 2 कम करना है, ठीक है, और यहाँ से एक ऑक्सीजन कम करनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ से बचा 2, यहाँ से N बचा, और यहाँ से हाइड्रोजन 3 बचा, ये चीज़ बचेगी, ठीक है, ये चीज़ बचेगी। ये आपका आ गया आंसर, यहाँ भर दीजिए आप, ठीक है। तो इस ट्रिक से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, रटना नहीं है, या तो आपको पता हो पूरा, या फिर इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि को पता है बाईं तरफ और दाईं तरफ समान होना चाहिए टोटल। तो देखो, मुझे थोड़ी ना याद था, मैंने ये देखो, ये आ गया आपका आंसर, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन जैसे है, ये वाला पहला वाला जैसे जिस कॉन्सेप्ट से हुआ ना, तीसरा वाला भी उसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। देखो, एक CH4 है और ये O2 है, इधर H2 है, H के नीचे, और ये O2, ठीक है। यहाँ 2 ऑक्सीजन कटा, यहाँ से क्या बचा, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से 1 कार्बन। तो तीसरे वाले में यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, CS2, तीसरे वाले में CS4, ठीक है, CH2, हाँ ये बचना चाहिए। और H2 है, संतुलित भी किया है आगे पीछे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करते हैं तो पानी हल्का फुल्का निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, CO2। अगला है C2H5BrKOH, इसको जब गर्म करेंगे तो क्या होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड, C2H4 और H2O मुक्त होती है। इसको काफ़ी बार पूछा गया, तो इस रिएक्शन को लिख के याद करना है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, देखिए कितनी बार पूछा गया है। मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या अभिक्रिया होती है, ठीक है, क्या अभिक्रिया होती है, ये आपसे पूछना है। तो आप बस ये याद कर लीजिए ना, देखिए ये मीथेन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, यहाँ पर लिख देना सूर्य की प्रकाश, ठीक है, उपस्थिति। क्लोरीन Cl2 के साथ क्या अभिक्रिया होती है, हमेशा ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा हमेशा, ठीक है। और यहाँ से एक, देखो बेटा, यहाँ से एक क्लोरीन लेगा और यहाँ से कार्बन लेगा, तो HCl हो गया,
और यहाँ से क्या बचा बेटा, 3 हाइड्रोजन बचे और एक कार्बन बचा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3Cl, और ये हो गया आपका HCl, मेथिल क्लोराइड बनाएगा। यहाँ पर ये ले लिया आपका जैसे CH3Cl प्लस Cl2, तो फिर से HCl बनाया, CH2Cl2 डाई क्लोरोमेथिल बनाएगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपके ले लिए। तो यहाँ लिखा है सूर्य की मध्यम प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन हेलोजन के साथ विस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इस अभिक्रिया में इसके चारों हाइड्रोजन परमाणु एक एक करके 4 हेलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, 4 हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं एक एक करके हेलोजन परमाणु उससे को विस्थापित कर देते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप 2 एग्जाम्पल कम से कम याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है रसांकुर क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या कार्य है। तो रसांकुर छोटी आंत में, ये देखो मैंने चित्र बना रखा है, रसांकुर जो होता है हमारी छोटी आंत में विशेषकर शीशांत में पाए जाते हैं। ये आंत के अवशोषण तल को अत्यधिक लगभग 10 गुना बढ़ा देते हैं। इस प्रकार ये पचे हुए भोजन के अवयवों के अधिक अवशोषण में सहायता करते हैं। ये इसका आंसर है, और हो सके तो ये चित्र भी बना देना, ठीक है, बढ़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है। बच्चों अभी कुछ दिन बाद से ना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज रिपीट क्वेश्चन भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अवशोषण और स्वांगीकरण में क्या अंतर है। आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर, जो पचित भोजन है ना वो विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। पचित गया, पच गया, और उसके बाद पूरे रुधिर मतलब खून जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। जबकि पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचाने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीव द्रव्य के स्वरूप में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। कुछ परिभाषा है जो कि आपको याद भी करनी पड़ सकती है, समझना भी तो है ही है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना साइंटिफिक जिसको हम अपनी भाषा में नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे ये स्वरूप है, जीव द्रव्य, इसको तुम अपनी भाषा में नहीं बोल सकते हो। जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य ही बोलना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिए। हमेशा जब भी आप परिभाषा याद कर रहे हैं बेटा, यस आपको पता है तो लिख लिख के देखिए। आपने याद किया है, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो जो भी आपने को समझ में आया है, जो आपने याद किया है, उसको कॉपी में जरूर लिखिए और फिर देखिए आपका कितना सही हो रहा है, कितना मैच कर रहा है। तो इससे गलतियां पता लगी और सही से याद हो जाएगा फिर, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रोटीन्स क्या है, इनका निर्माण किन किन अवयवों के भाग लेने से होता है, ठीक है। प्रोटीन्स क्या है, हम बहुत, जैसे हम मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, दूध खाते हैं, इनसे हमें प्रोटीन्स मिलता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स क्या है, देखो प्रोटीन की रचना जटिल होती है। यह जीवित शरीर का 14% भाग बनाती है, ठीक है, 14% भाग बनाती है। ये सामान्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के संयुग से बनी होती है। इसके अतिरिक्त गंधक, फास्फोरस, आयोडीन और लोहा आदि भी इनमें आंशिक रूप में उपस्थित होते हैं। इनकी संयोजन इकाइयां अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन विशेषतः दूध, मांस, दाल, हरी सब्जियों से मिलता है, ठीक है। तो ये होते हैं प्रोटीन्स। मानव रक्त की संरचना व कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो हमारा खून है ना, उसकी संक्षिप्त वर्णन करने हैं और कार्य के वर्णन करने हैं। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। खून तरल संयोजी है। रुधिर के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कणिकाएं होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की, ठीक है ना। प्लाज्मा क्या होता है, यह रुधिर का पीले रंग का आधारभूत तरल साफ चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 60% भाग होता है। स्वयं प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जल होता है, देख रहे हैं। शेष लगभग 10% भाग में जटिल कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं या होते हैं। कार्बनिक पदार्थों में प्रायः जो 10% कार्बनिक पदार्थ हैं उसमें क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, फास्फोरस, सल्फेट तथा आयोडाइड आदि लवण होते हैं, जो कि सामान्यतः आयंस के रूप में पाए जाते हैं और यही रुधिर का हल्का क्षारीय भाग बनाए रखते हैं। तो ये होता है प्लाज्मा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका
रुधिर कणिकाएं, रुधिर का लगभग 40 से 45 भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं और ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये मैंने बना रखा है, प्लाज्मा है, देख सकते हैं, ये हमारा प्लाज्मा होता है, ये रेड ब्लड सेल है, ये आपका प्लेटलेट्स है, ये आपका वाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, अब देखो रुधिर के क्या कार्य होते हैं, ये आपसे पूछा है। ऑक्सीजन व अन्य गैसों का परिवहन कौन करता है? रुधिर के माध्यम से होता है पूरे बॉडी में। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है पूरे बॉडी में, उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है, अन्य पदार्थों का परिसंचरण भी यही करता है, रोगों से बचाव का व घाव को भरने का काम भी यही करता है, शरीर के ताप पर नियंत्रण भी यही करता है, रुधिर का थक्का भी यही बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ये आपका वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना, मतलब ये चित्र बनानी है, ये वृक्काणु की रचना है। ठीक है, और क्रियाविधि का वर्णन करना है कि कैसे बनता है। तो ये चित्र आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है, देख सकते हैं आप। देखो वृक्काणु की जो है, हमारा जो वृक्काणु है ना, किसका नहीं कर रहा है, मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है ना, और शरीर के जो बहुत अशुद्ध गंदगी है उसको साफ करता है ना, ये काम करता है। वृक्काणु वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक वृक्काणु रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। वृक्काणु के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे एक बोमेन संपुट ग्लोसोलुरिस के साथ होता है और एक लंबी नलिका होती है, देख सकते हैं आप, ये हमारा बोमेन संपुट है और ये हमारी लंबी नलिका है। ये हमारा जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये से वासा रेक्टा कहते हैं। ये हमारी जो है ये संग्राहक वाहिनी है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये आपका दूरस्थ संचलित नालिका है। ठीक है, और यहाँ जो दिख रहा है समीपस्थ संचलित नालिका है जो पास में है। ठीक है, और ये क्या है बेटा, वृक्कशिरा की शाखा है। ठीक है, वृक्काणु का क्या कार्य होता है वो देख लीजिए। रुधिर धमनी में बहुत उच्च दाब पर बहता है। ठीक है, जो रुधिर होता है वो धमनी में बहुत उच्च दाब से बहता है, जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता रहता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस की जो दीवार होती है वो रुधिर को छानती रहती है। ठीक है, रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन्स कोशिकाओं में ही रहती हैं, जबकि जल की अधिकांश मात्रा घुले हुए खनिज बोमेन संपुट द्वारा छान दिए जाते हैं। किसके द्वारा छान दिए जाते हैं? बोमेन संपुट द्वारा। इस निस्संद में वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा को जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती है वह भी इसके अंदर होता है। ठीक है, जब यह निस्यंद नलिका में जाता है तो लाभदायक पदार्थों जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। उसके बाद जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उस वर्ज्य पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है, जो शेष रह जाते हैं। अंत में निस्यंद में केवल यूरिया, अन्य वर्ज्य पदार्थ और जल रह जाता है, जिसे अब मूत्र कहा जाता है, और यह संग्राहक में एकत्रित होकर होता रहता है और फिर बाद में हम पेशाब के द्वारा उसको निकाल देते हैं। तो कभी भी पेशाब लगे तो बेटा रोको मत, निकाल दो। ठीक है, वो पेशाब जो होता है वो हानिकारक होता है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए हर साल आता है, हर साल आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है बेटा, तो सभी जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन लेने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक पहुंचाने, कोशिकाओं में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा जीव द्रव्य में स्वांगीकृत करने और भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की सभी क्रियाओं का सम्मिलित नाम पोषण होता है। तो पोषण कोई एक चीज नहीं, पोषण इन सभी क्रियाओं का एक सम्मिलित प्रोसेस है जिसे हम पोषण कहते हैं। इस प्रकार पोषण एक जटिल क्रिया है तथा यह अनेक पदों या चरणों में पूरी होती है, जबकि पाचन में पोषण की अंतर क्रिया होती है। जो पाचन होता है ना, पोषण की एक अंतर क्रिया है, ये चीज है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है एग्जाम में। पोषण की विधि क्या है? दो विधियां, तो स्व पोषण है
और एक पर पोषण है। स्व पोषण कौन बनाते हैं? जैसे कि पेड़ पौधे स्व पोषण है। हम जीव जंतु किसी चीजों पर निर्भर करते हैं, धान पे, गेहूं पे, है ना। तो आप कहोगे सर हम तो खाना खुद बनाते हैं रसोई में, ऐसा कुछ नहीं बेटा। हम जो निर्भर करते हैं भाई, गेहूं होगा, धान होगा, चावल होगा, सब्जी होगी, तभी हमारे घर में बनेगा खाना, है ना, नहीं तो नहीं। तो हम निर्भर कर रहे हैं, तो हम पर पोषण है। स्व पोषण क्या होता है? वे सभी जीव जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से, सूरज है ना, सूरज हो गया, पानी हो गया, अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तथा ऊर्जा का संचय करते हैं। ऐसा केवल हरे पौधे अपनी पर्णहरित युक्त कोशिकाओं में ही करते हैं। तो ये स्व पोषण होता है। परपोषण क्या होता है? वे सभी जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं करते अपितु अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, भैंस, जीव जंतु सब। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण से आप क्या तात्पर्य है? देखो कितने बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, हर साल आता है ये क्वेश्चन। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, ये प्रिज्म है, सूर्य का प्रकाश है, जब प्रिज्म से गुजरता है ना, तो वो श्वेत प्रकाश होती है, उसको 7 रंगों में व्यक्त कर देते हैं। बिग व्योर, बैनी, पीनाला, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से टकराती है तो वो अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये लिख देना है और ये चित्र बना देना है और ये सब लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। इसने 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिनों तक का कार्य किया। कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई? इसका मान जूल में भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल मैंने बहुत करा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप चैप्टर वाइज सर्च करेंगे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक्स बता दूंगा, उनको जरूर देखना। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 से न्यूमेरिकल आएगा, 12 से आएगा, 13 से भी न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखो अगर व्यय विद्युत ऊर्जा आपको निकालनी है ना, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है किलोवाट, घंटा और दिन। किलोवाट हमें कितना दे रखा है? 7.5। 7.5 को किलोवाट में कन्वर्ट करो तो 1000 से गुणा करेंगे तो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट चाहिए ना, तो 7.5 है तो पीछे से 3 0 हो जाएगा और दशमलव एक स्थान के बाद, तो ये आपका आ जाएगा 7500। 7.5 किलोवाट होना चाहिए ना, किलोवाट तो ठीक है, तो मैं ये वाट पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। 7.5 होगा यहाँ मिस्टेक है। 7.5 किलोवाट, किलोवाट मैंने रख दिया। उसके बाद घंटा चाहिए, घंटा कितना दे रखा है? 8 घंटा, तो घंटे की जगह 8 रख दिया। उसके बाद आपका दिन चाहिए होता है, दिन कितना है? 15 दिन, गुणा 15। इन सब की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 900 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। और इसमें बोल रखा है हमने कितना खर्च किया? 900 यूनिट खर्च किया। ओके, ये चीज आपकी आराम से बन गई। फिर इसमें क्या बोला गया? इसका मान जूल में बदलना है, जूल में परिवर्तित कीजिए। देखो बेटा, 1 यूनिट में जो जूल होता है वो होता है 3.10⁶, और इतना हमारे पास यूनिट है 900। 900 को 3/6 से गुणा कर दो। कैसे गुणा करना है? 900 को लिख लो 10⁻², 3.6 10⁻6। ठीक है, 10⁻², 10⁻6, 10⁻8 हो जाएगा। 9 गुणा 3.6, तो ये 10⁻8 हो जाएगा। इसको गुणा करोगे 9 छक 54, 9 तिया 27, 27 और 5 32। ठीक है ना, दशमलव एक स्थान के बाद ये आ गया आंसर। तो इसमें सार्थक अंक में बदलना होता है। अब हमें दशमलव यहाँ मिला है, हमें यहाँ पे चाहिए दशमलव, एक स्थान पीछे लाना है। तो एक स्थान अगर पीछे लाएंगे दशमलव तो इसकी एक पावर बढ़ जाती है। 10⁸8 है तो 10⁹9 हो जाएगा। तो इतना जूल हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है? किरण आरेख की सहायता से दिखाइए, मतलब ये चित्र बना के दिखाना है। ठीक है, मैक्सवेल का नियम बताना है दक्षिण पेंच का। इसमें क्या बोलता है? यदि हम पेंच कसते समय पेचकस को, हम पेच कसते हैं ना, तो पेच कसते समय पेचकस को हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक, जो पेंच की नोक होती है ना,
ये जो पेंच की नोक है देख रहे हैं आप, ये हमारा पेंच है, इसकी ये नोक है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा पेचकस है ये। तो क्या बोल रहा है, पेंच की नोक धारा बहने की दिशा में चले तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए, जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घुमाता है वही चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा को व्यक्त करता है। ये है ना पेचकस लगाया, ये हमारा अंगूठा है, यूं घुमा रहे, तो ये जिस तरफ अंगूठा का जाता है ना, वो जो दिशा होती है वो किसको व्यक्त करती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती है। देखो ये चित्र आप देख सकते हैं, चित्र में एक तार में विद्युत धारा के नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। पेंच की नोक को ऊपर की ओर चलाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे को वामवर्त दिशा में, बाईं तरफ ऐसे इस दिशा में, है ना, ऊपर से देखना है, यहाँ से चलाना पड़ेगा। यही चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा को व्यक्त करता है। ये हमारा क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है, ठीक है। ऐसे आपका पकड़ करके ऐसे जब कसोगे तो ये चीज क्या होगी, आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इस बल के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल, कण के आवेश के परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, कण के वेग और इसकी गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच के कोण पर निर्भर करती है। इन चीजों पर निर्भर करती है, ठीक है। आवेश के परिमाण पर, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर, कण के वेग पर, इसकी गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला जो कोण है उस पर निर्भर करता है। और इन पर जो सूत्र है वो होता है F बराबर बी क्यू वी साइन थीटा। ये जो सूत्र है आप क्लास 12th में की जो भौतिक विज्ञान है ना, वहाँ प्रूफ भी करोगे और उस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे, आपके भी आएंगे, वो मैंने करा रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ये पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम या फिर बाएं हाथ का नियम, हर साल एक आता ही आता है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, हर साल आता है, या तो दाएं या फिर बाएं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बाम हस्त के, देखो फ्लेमिंग का बाएं हाथ, ये हमारा बाएं हाथ की 3 उंगलियां हैं, ये अंगूठा, ठीक है, तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों को हम एक दूसरे इस तरीके से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो क्या होता है, ये जो अंगूठा है, ठीक है, और ये जो आपका क्या तर्जनी है, तर्जनी आपके चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, ठीक है, और मध्यमा आपकी फिर क्या बताएगी, फिर धारा को बताएगी, और अंगूठा जो है, ठीक है, बल की ओर बताएगा। यही चीजें हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार, बाएं हाथ के नियमानुसार हाथ की 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे को इस प्रकार फैलाएंगे वो तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो क्या होता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्य अंगुली विद्युत की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। यही आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, या तो बाएं हाथ का नियम या फिर दाएं हाथ का नियम। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। सौर ऊर्जा, सूरज की ऊर्जा, ये टिप्पणी है, छोटा सा टिप्पणी लिखना है इसके बारे में, बहुत ही पर्यावरण पर आधारित प्रश्न है। सूर्य का एक विशाल स्रोत है, जो सूरज है हमारी, सूर्य एक ऊर्जा का विशाल स्रोत है, कभी खत्म नहीं होने वाला है ना, हम खत्म हो जाएंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। इससे हमेशा ऊर्जा का विकिरण सभी दिशा में होता है, परंतु पृथ्वी व अन्य ग्रह इस उत्सर्जित ऊर्जा का कुछ भाग ही प्राप्त कर पाते हैं, कुछ भाग ही ग्रहण कर पाते हैं, पूरा नहीं। सूर्य की अनुमानित आयु 4.6 गुना 10⁹ साल है। यह लगभग 5 गुना 10⁹ सालों तक ऊर्जा विकिरित करता रहेगा। गुणा करके देखना कितना बड़ा साल होता है, ठीक है। सूर्य 4.5 गुना 10⁻³ किलो जूल पर सेकंड की दर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सौर ऊर्जा मुख्यतः पृथ्वी पर ऊष्मा, हीट, दृश्य प्रकाश के रूप में आती है। आपने सोलर कुकर भी सुना होगा, सोलर पैनल होते हैं जिसकी मदद से हम लाइट्स बनाते हैं, और भी बहुत सारे उपयोग इससे किए जा सकते हैं फ्यूचर में प्रकृति को सेव रखने के लिए। डीजल पेट्रोल जब खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का ही उपयोग ज़्यादातर होगा आगे चलकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे सोलर पैनल है, ये सौर कुकर है, ठीक है,
ये आप इनसे देखो लाइट्स बनती है, इस पर खाना बनता है, तो ये सब आपके हो सकती हैं। लाभ क्या है? सौर ऊर्जा ऊर्जा का मितव्ययी स्रोत है, वायु प्रदूषण नहीं होता है, सौर ऊर्जा का भंडार सीमित नहीं है, अनलिमिटेड यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। हानि क्या है? सौर ऊर्जा पर आधारित यंत्र महंगे होते हैं। तो सबसे पहली चीज सरकार को यह से सोचना चाहिए कि जो यंत्र इतने महंगे महंगे, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अच्छी चीज तभी होती है वो जो सभी के लिए उपयोगी हो ना, तो ये चीज सही करनी पड़ेगी। और जब बादल होते हैं तब इसका यूज नहीं होता, बादल होगा जब ठंड होगी तो इसका यूज ना के बराबर हो जाएगा ना, तो ये इसकी कमी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। आशा करता हूँ कुछ समझ में जरूर आए होंगे। अगर ऐसा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।